देखा होगा कि आजकल हर कोई अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक रहता है। वो हमेशा जानना चाहता है कि हमारे साथ में आने वाले कल में क्या होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि वो अपनी एग्जाम क्रैक कर पाएगा या नहीं। अगर कॉलेज में है तो उसे ये टेंशन रहता है कि उसे अपनी पसंदीदा जॉब मिलेगी या नहीं। अगर जॉब मिल गई है तो वो ये सोचता है कि मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। कब मैं अपना घर बना पाऊँगा, कब मैं अपनी फैमिली बना पाऊँगा, कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे और ये सवाल उम्र के साथ बढ़ते ही चले जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब ढूँढने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा ज़रूर लेते हैं। शायद इसी बात का शायद इसी बात के चलते कुछ ऐप्स, कुछ वेबसाइट भी हमें देखने को मिलती हैं। आप देखते ही होंगे कि जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, तो आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ऐप्स का जो ऐड है, वो ज़रूर देखने को मिल जाता है। अब ऐसे में कई बार आपके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। ये बात अलग है कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स फेक नहीं होते हैं, लेकिन हमारी इस चिंता को लेकर कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है। तो कैसे समझें कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन है और आजकल जो युवा है सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसके कई सारे कारण हैं। तो इन्हीं बात को डिटेल में समझने की आज कोशिश करेंगे इस विशेष बातचीत में, जिसमें हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ब्रिजल पटेल, जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं और एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ज्योतिष जो दुनिया होती है, ज्योतिषी विज्ञान जो होता है, ये आखिर क्या होता है? कैसे हमारे तारे हमारे लिए काम करते हैं, हमारे फेवर में काम करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और आज का फोकस रहेगा इस मुद्दे पर कि यूथ सबसे ज्यादा क्यों आकर्षित हो रहा है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया की तरफ। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर बीजल पटेल जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज्योतिष विज्ञान आखिर क्या है। तारे हमारी जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं, इसका एक छोटा सा जवाब आप दे सके दर्शकों को। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र क्या है, तो उनका मीनिंग हम समझेंगे कि ज्योतिष ज्योतिष का मतलब ही ये है साइंस ऑफ लाइफ। ज्योतिष का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ और शास्त्र का मतलब है नॉलेज। तो ये साइंस जो है, इनको ओकल साइंस बोला जाता है। और ये साइंस ऐसा है कि हम जब जन्म लिया है तो एक नंबर लेके जन्म लिया है। जब हम ये दुनिया को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, वो भी नंबर के हिसाब से हम एंजॉय कर रहे हैं, राइट। यूनिवर्स के अंदर भी 70% वाटर है और हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। उनका चेंजेस होता रहता है। देखा जाता है कि दरिया के अंदर, है ना, समुंदर के अंदर भरती आती है, चली जाती है, वैसे ही हमारे मूड भी बहुत स्विंग होते रहते हैं। पूनम होती है, अमावस्या आती है, तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते जाते रहते हैं और वो इफेक्ट ज्योतिष शास्त्र की ही होती है। वो इफेक्ट प्लैनेट्स और स्टार की हमारे ऊपर होती है। अच्छा, मतलब हमारी जिंदगी में हम माने या ना माने, लेकिन जो स्टार्स अपना खेल जरूर दिखा जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। हमने दर्शकों को तो बता दिया कि तारे हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो सवाल था, जो मेरे ख्याल से काफी लोगों का भी सवाल होगा, कि आजकल ज्यादातर जो यूथ है वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत खींचा जा रहा है। कई सारे सवाल होते हैं उनके, तो सबसे ज्यादा कॉमन उनके क्या सवाल होते हैं और आपके हिसाब से क्या ऐसी वजह है जो सबसे ज्यादा यूथ जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है? सबसे पहले तो युवा ने अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है कि ज्योतिष को मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एज अ साइंस वो लोग ले रहे हैं और वो साइंस उनको, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनका अफेक्ट देखा हुआ है। जैसे कि नंबर 1 है तो उनका प्रभाव कुछ अलग होगा ही होगा। नंबर 2 है तो मून का इफेक्ट उनके ऊपर होगा ही होगा।
हुँ, जो लोग मानते हैं, जिनको नॉलेज है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जिनको नॉलेज नहीं है, उन लोगों ने अभी तक उसको एक्सेप्ट किया नहीं है। लेकिन युवा इसके अंदर इसीलिए इतना आकर्षित हुए हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया, हुँ, अच्छे से सोशल मीडिया पे बहुत ही एस्ट्रोलॉजर ऐप अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉजर टॉक अवेलेबल है। तो युवा सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज करना स्टार्ट किया है। वो ज्यादातर मोबाइल को यूज करते हैं, तो उनके अंदर ऐड आती है एज अ प्ले। वो लोग खाली उनको चेक करते हैं, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट के अंदर उनको रिजल्ट दिख जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट दिखा, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो गए हैं। बिल इसीलिए युवा पीढ़ी ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर अट्रैक्ट हो रही है। वैसे देखा जाए, हमारे प्राचीन काल से ये ज्योतिष शास्त्र लोग मानते हैं, लेकिन इनको क्या किया हुआ है, धर्म के अंदर ढाल दिया गया हुआ है। हुँ, हमारे जो भृगु ऋषि है, इनके हर्ता करता है, उन्होंने ही इनकी उत्पत्ति की हुई है ज्योतिष शास्त्र की, और ये हमारे लिए तो गिफ्ट है। जी, बिल्कुल। तो ऐसे कौन से आम सवाल होते हैं जो आपने देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा इन्हीं सवालों पे यूथ का बहुत ज़्यादा फोकस होता है? किस बात से परेशान है आज के युवा? सबसे पहले तो देखा जाए तो रिलेशन इश्यू युवा के अंदर, हुँ, फ्रेंडशिप के अंदर भी उनके रिलेशंस प्रॉब्लम हो रहे हैं। हुँ, दूसरा चीज देखा जाए तो करियर के रिलेटेड वो लोग बहुत वरीड रहते हैं, और स्ट्रेस लेवल बहुत ही बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल उनके अंदर इतना बढ़ गया है कि वो लोग वे ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कैसी जगह पे जाए जिससे हमारा स्ट्रेस बर्न हो जाए, हमारा स्ट्रेस बस्ट हो जाए। बिल्कुल। ऐसे में क्या ये मानना सही है कि क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही ज़्यादातर लोग इस वे को चुनते हैं कि उन्हें पता चल सके कि जहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, तो शायद ये एक तरीका हो जहाँ से मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सके। कई लोग हैं जो मानसिक तनाव लेकर बैठते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी मानसिक तनाव से हील करने में मदद करता है? देखा जाए तो यस, क्योंकि उनकी प्लैनेट्स की जो परिस्थिति है, हुँ, उनके अकॉर्डिंग उनको रेमेडीज दी जाती है कि पर्टिकुलर कि आपके पर्टिकुलर प्लैनेट्स वीक है, तो उनको एक्टिव करने के लिए ये रेमेडी आप करो, तो आपका प्लैनेट जो है, स्टार जो है, वो एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के साथ आपके जो आप जो हो, आपके साथ वो काम करना स्टार्ट करेगा। वो प्लेनेट आपके साथ काम ही नहीं करेगा, और आप उसको एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, तो आपका काम बनेगा ही नहीं। हुँ, ये आया कर्म की बात। ये रेमेडी करने से क्या होता है, वो कर्म करना स्टार्ट करता है वो बंदा। ऐसा हुँ, नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो प्लैनेट्स की जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति उन्हों को हमने दिखाई, वो दिखाई उनके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। वो बिल्कुल। बहुत सच बात है। कर्म करना पड़ता है। जब भी खाना सामने पड़ा है, तो हाथ से लेके खाना भी तो पड़ेगा ना, तभी हुँ, पेट में जाएगा। तो वो कर्म करना पड़ेगा। वो प्लैनेट को एक्टिव करने के लिए जो कर्म ज्योतिष शास्त्र के साथ जो गुरुजन जुड़े हुए हैं, वो गुरु की सलाह लेके वो काम करेंगे, तो उनका डेफिनेटली काम बनेगा, उसके अंदर कोई शक नहीं है। क्योंकि ये बिल्कुल। एक साइंस ही है, और ये ज्योतिष शास्त्र पहले ही मैंने बोला है कि दिस इज द साइंस ऑफ द लाइट। जी। जैसा आपने कहा कि अगर आपको एक प्रेडिक्शन मिल जाता है कि आपके तारे आपके फ़ेवर में हैं या शायद कुछ घटनाएँ लिखी हैं, तो उससे बचने के लिए ये एस्ट्रोलॉजी का जो मेन महत्व है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अब क्या कदम उठाने हैं। लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोग निर्भर हो जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि अच्छा मेरे बहुत अच्छे नसीब है, मेरे मेरे नसीब में तो सक्सेस लिखी है, तो वो जो निर्भर हो जाते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कैसे बचें इस चीज़ से?
पहले तो निर्भर होना जरूरी नहीं है और होना चाहिए भी नहीं। मैंने पहले ही बोला कि जन्म लिया तो भी एक नंबर लेके जन्म लिया है, लेकिन ऐसा नहीं। तब जो प्लैनेट्स की परिस्थिति है तो उससे कुंडली बनती है और कुंडली के हिसाब से ही हमारी लाइफ बनती है, लेकिन उसके साथ कर्म हमको करने पड़ेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा, राइट। हमारा प्रभाव, मैं एक सन को लेके साथ में चलती हूं तो मेरा प्रभाव अच्छा है, लेकिन सन को मैं कभी भी याद भी ना करूं और उसको थैंक यू भी ना बोलूं तो वो मेरा प्रभाव कम कर देगा। मून मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन मून को कभी मैंने याद किया ही नहीं तो वो मून मेरे मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा। तो हमारे जो प्लैनेट्स है उनका एक मंत्र है, उनको भी हमको एवरीडे चैंट करना चाहिए, जिससे हमारे स्टार्स, हमारे प्लैनेट्स, जो बोलते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र, वो हमारे लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो मंत्र में ये मीडिएटर थ्रू आपको बोलती हूँ, सुबह में 9 टाइम्स और रात को सोने से पहले 9 टाइम्स हमको बोलने चाहिए। ओम ब्रह्मा मुरारी क्षिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्व गुरुश्व शुक्रश्व शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये हमारे ग्रह को शांत करता है और हमारे ग्रह नक्षत्र को बैलेंस करता है। आप देखते होंगे कि जो गुरुजन है आपकी ग्रह की दशा के अकॉर्डिंग आपको फिंगर के अंदर, अंगूठी के अंदर आपको रिंग पहनाते हैं, बराबर है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं ये रिंग पहन सकूं, है ना। तो उनके लिए है कि हमारे हाथों के अंदर ग्रह नक्षत्र की दशा है, उनको प्रेशर पॉइंट से भी आप एक्टिव कर सकते हो। वो कलर्स थेरापी भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो, है ना। कि जैसे बोला जाए हमारा थंब है, ये जो है फायर एलिमेंट है, सन इसको रिप्रेजेंट करते है ना। ये जो है हमारा वायु तत्व मीन्स एयर एलिमेंट है। सेकेंड वन जो है ये वो आकाश तत्व है, वो है स्पेस एलिमेंट है। थर्ड वन है, ये जो है हमारा थर्ड, जो लास्ट से दूसरी वाली जो फिंगर है, रिंग फिंगर जो है वो अर्थ एलिमेंट है, और लास्ट वाली जो है वो वाटर एलिमेंट है, राइट। आपने देखा होगा कि सूर्य को यहाँ पे ही पहनते हैं, गुरु को फर्स्ट उंगली में ही पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे स्थान होता है ना। जो बच्चे पढ़ाई के अंदर या तो उनको थोड़ी तकलीफ है याद होने में, है ना, रिमेम्बर नहीं रख सकते, तो यहाँ हल्दी का तिलक लगा के उनको एक्टिव करना चाहिए। ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः करके उनको एक्टिवेट करना चाहिए। यहाँ उनकी बुध की दशा है, बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको बुध पहनाया जाता है, तो यहाँ पे आप एवरीडे रब करके उनको एक्टिव कर सकते हो। सन की इफेक्ट यहाँ पे मिलती है, और सन की इफेक्ट को आप प्रेस करोगे तो आपका सक्सेस का जो रेशियो है 4 गुना डबल हो जाएगा, है ना, दुगना हो जाता है। तो सक्सेस यहाँ पे आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ आप पहले देखते होगे राजा जब वॉर पे जाते थे तो उनको विजय तिलक यहाँ से ही किया जाता था, है ना। तो ये अग्नि तत्व है, वो सक्सेस देता है ना। तो बिजनेसमैन के लिए है, स्टडी के लिए है, जिसको स्टडी में सक्सेस चाहिए, जिसको रिलेशन के अंदर सक्सेस चाहिए, वो इनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे ग्रह नक्षत्र को प्रेशर पॉइंट से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। अभी जैसा आपने ये मेंशन किया ना कि कई बार हम सजेस्ट करते हैं कि आपको रिंग्स पहननी है, और कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए ये एक ऑल्टरनेटिव है कि इस तरह से भी आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
अब काफ़ी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स मैंने खुद ने भी देखे हैं और काफ़ी दोस्तों से भी ये बातें सुनी और मैं जानती हूँ कि ये बात कई लोग रिलेट भी करेंगे। कई एस्ट्रोलॉजर्स डरा देते हैं आपको। बहुत ज़्यादा ऐसा बता देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में संकट आ जाएगा अगर आप ये नहीं करते हैं और आपको ये खर्चा करना ही पड़ेगा। तो और ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं गूगल पे कि कहीं ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कहीं किसी ऐप में कोई फ्रॉड हुआ है, किसी फेक एस्ट्रोलॉजर ने ठग लिया है। तो इन एस्ट्रोलॉजर्स से जो गलत सलाहें दे रहे हैं, इन एस्ट्रोलॉजर्स की परख कैसे करें, उनसे कैसे बचा जाए और कैसे सही ज्योतिष का हम चुनाव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये हमें एक सही सलाह देंगे लाइफ के लिए? सबसे पहले तो ये बोला जाए, जिसको नॉलेज है उनको हुँ, पता चल जाएगा कि ये सही में एस्ट्रोलॉजर सही एस्ट्रोलॉजर है। जिनको हुँ, नॉलेज बिल्कुल है ही नहीं, बराबर, वो हुँ, लोग इससे इतना अट्रैक्ट होंगे भी नहीं। और कर्म है, उनका कार्मिक उनके साथ जुड़ा हुआ होगा, उनके पैसे की लेन देन पास्ट में कुछ बाकी होगी, इसीलिए वो जुड़ते हैं, पैसे देते हैं और हुँ, फिर रिमूव होते हैं। वो कार्मिक रहता है। उनके पास सही में जो सामने आते हैं उनको परख नहीं लगती है कि भाई हाँ ये सही में एस्ट्रोलॉजर, वो सही में बोलते हैं, सही में रेमेडी देते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं है, वाइसा वर्सा रहता है। एक हाथ से ताली पाड़ो, मीन्स ताली लगाओ ना, एक हाथ से जब ताली बजाते हो ना तो आवाज नहीं आती है, दो हाथ से जब ताली बजाते हो तभी वो आवाज आती है। वो एस्ट्रोलॉजर ने आपको बुलाया नहीं है, आप खुद गए हाँ, हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा वहां पे अट्रैक्ट हुई हुई है, राइट, हुँ, नंबर वन। नंबर टू, कि आपको करना न करना आपके ऊपर है। अभी ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी रेमेडीज आ गई है, ऐसी ऐसी एक्सपेरिमेंट लोग आपको दे रहे हैं जिससे आपके ग्रह नक्षत्र बैलेंस हो सकते हैं। आपकी वाटर थेरापी से भी आप आपके ज्योतिष शास्त्रों को बैलेंस कर सकते हो, आपकी ग्रह दशा को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि 70% यूनिवर्स में पानी है, बॉडी के अंदर भी 70% पानी है, तो पानी का उपयोग करके भी आपके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो आप। लेकिन बात आई परख की, तो परख तो आपके इंट्यूशन से ही बनेगी, वो उसके लिए कोई रेमेडीज नहीं है कि ये सही है ये गलत है। आप उनका एक्सपीरियंस देखो, उनका नॉलेज देखो, उसके साथ बात करोगे, उन्होंने कैसे नॉलेज लिया हुआ है, कौन सी स्टडी की हुई है, उसका भी आप नॉलेज लो, बाद में उनके पास जाओ। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे और अपनी ज़िंदगी के कई सारे सवाल होते ही हैं और उसके जवाब पाने का हक हम सभी को है और हम इस तरह का और हम कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और वो जो हम पाथ चूज़ कर रहे हैं वो पूरा-पूरा हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अ, उसे किस तरह से हमें चुनना है, कैसे सही लोगों का चयन करना है ये हमने डॉक्टर ब्रिजल जी से जान लिया है और साथ ही साथ जो हमारा सबसे बड़ा सवाल था युवाओं के ऊपर, उन सवालों के भी बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दे दिया। आखिर में आपको कोई मैसेज देना चाहेंगी युवाओं को? युवा को एक ही मैं मैसेज देना चाहूंगी कि स्ट्रेस बस्टर के लिए सबसे बड़ा पानी आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज है। आपको करना क्या है, स्ट्रेस बस्ट करने के लिए आपको मैं रेमेडी ही दे रही हूँ वीएनएम थ्रू, कि पानी लेना है कांच का ग्लास, उसके अंदर आपको बोलना है क्लीम। क्लीम वो शक्ति मंत्र है, ओके। क्लीम 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 11 बार क्लीम बोलने के बाद आपको ब्लो करना है। ब्लो करने के बाद बोलना है आई एम अ हैप्पी एंड सक्सेस पर्सन, आई एम अ हैप्पी एंड सक्सेस पर्सन, आई एम अ हैप्पी एंड सक्सेस पर्सन। फिर से ब्लो करना है और वो पानी सीप लेके अच्छे से आपको पीना है, जिससे आपका स्ट्रेस बस्ट होगा, आपका बॉडी माइंड एंड सोल प्योर बनेगा, प्यूरिफाइड बनेगा। पानी एक ऐसी चीज है जिससे आप खुद को प्योर बना सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कीचड़ में भी कमल खिलता है, ओके। और जब कीचड़ होता है तो वो कीचड़ भी पानी से ही साफ होता है, जी। राइट। तो हुँ, पानी एक हमको क्लैरिटी देती है,
प्योरिटी भी देता है। तो पानी इज द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट योर लाइफ। तो कैसी आपको लाइफ क्रिएट करनी है, वो अफर्मेशन पानी के अंदर डालो और वो पानी पियो। उससे आप सक्सेस और समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। और पर्टिकुलर जब भी मैनिफेस्ट करते हो तो ईशान कोना आप चूज कर सकते हो, या तो वेस्ट फेसिंग के अंदर आप करके बैठो, उससे आपको सक्सेस जल्द मिलेगी। जी। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो सभी इन रेमेडीज को ज़रूर अपनाएँगे, क्योंकि आजकल सबका एक ही प्रॉब्लम है कि हर कोई मानसिक तनाव में ज़्यादा रहने लगा है। और मैनिफेस्टेशन ये जो एक वर्ड है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये भी कह सकते हैं, और काफ़ी लोग इसमें अब बिलीव भी करने लगे हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग और भी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप मैनिफेस्टेशन पर एक अलग-सा वीडियो चाहते हैं, तो हम डॉक्टर बिजल के साथ ही वापस से जुड़ेंगे इसी टॉपिक के साथ में। आप हमें बताइएगा अगर आप ये टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। लेकिन आज का जो ये टॉपिक था, बहुत अच्छे से डॉक्टर बिजल ने हमें जवाब दिया, बहुत अच्छे से रेमेडीज़ बताई हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग ट्राई भी करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आजकल सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें हो रही हैं, कई सारे एडवर्टाइज़ हम देख रहे हैं, जिसके चलते जो युवा हैं वो अ, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि गलत लोगों पर भरोसा कर लेना वो हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। तो अगली बार से आप अगर एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। जैसा मैम ने कहा कि हम अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए किसी इंसान से जुड़ें, तो वो हमारे लिए और हमारे आस-पास के लोगों के लिए बहुत सही होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएँ कि अगर आपने ये रेमेडीज़ अप्लाई करी हैं अपनी लाइफ में, तो इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। फिर लौटेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए पीएनएम टीवी के साथ। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर आज फिर एक बार बात गुजरात की, क्योंकि गुजरात में इन दिनों बात करने जैसे बहुत सारे मुद्दे मिल रहे हैं। गुजरात की हर एक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था तो सही नहीं है, ये बार बार लोग कहते ही रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा पर भी सवाल उठे हैं। गुजरात में हर एक जगह दुर्घटनाओं का दौर जारी है, कहीं आपराधिक गतिविधियां हो रही है और ऐसे में गुजरात का जो ये संपूर्ण मॉडल है चर्चा के केंद्र में आ गया है। और आज इसी चर्चा में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ और उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस अभी कराती हूँ। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरे साथ श्री जयनारायण व्यास जुड़े हैं। ये नाम गुजरात के लिए कभी भी अनजाना नहीं रहा है। सालों से पॉलिटिशियन रहे हैं, स्कॉलर हैं और एनालिस्ट है और 2007 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वो भी काफी विवादास्पद रहा। क्यों भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में राज करती है और वो छोड़कर उन्हें कांग्रेस में जाना पड़ा, ये सारे सवाल उठे। लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और फिलहाल गुजरात में जो स्वास्थ्य का माहौल है वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में आज उनसे बातचीत होगी कि आखिरकार गुजरात में ये हो क्या रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। धन्यवाद। हमारे लिए भी ये आपके साथ संवाद में शामिल होना मैं समझता हूँ कि आनंद की बात है। वी आर वेरी हैप्पी। सर, ये गुजरात में हो क्या रहा है? शिक्षा तो पहले ही सवालों के घेरे में थी ही, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा है नहीं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी अगर इस कदर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। अहमदाबाद में ख्याति हॉस्पिटल एक कैंप लगाती है, लोगों के जबरन ऑपरेशन कर देती है और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। सरकार एक कमेटी का गठन करती है और सरकार हर बार कमेटी का गठन करती है, लेकिन आरोपियों तक पहुंचने में सरकार असफल रहती है। कुछ गिरफ्तारियां होंगी, कुछ जांच होगी, लेकिन नतीजा कुछ भी जनता के सामने नहीं आता है। क्या कहेंगे? देखिए, मयूरी, मेरे पास दो तरह का अनुभव है, सरकार चलाने का भी और प्रजा के प्रतिनिधि की हैसियत से दूसरे छोर से काम करने का भी। जी, आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि 15 साल तक मैं गुजरात के 4 मुख्यमंत्रियों के साथ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट और अबाउ पोजीशन में मैंने ब्यूरोक्रेट की हैसियत से काम किया और उसके बाद पब्लिक लाइफ में आया, 3 दफा कैबिनेट मिनिस्टर रहा और लास्ट जो आपने बताया वो हेल्थ मिनिस्टर रहा जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे। जी, ये तो राज्य व्यवस्था जो है वो डायनेमिक है। आप कोई भी स्तर पे ये नहीं कह सकते कि अब ये राज्य व्यवस्था आदर्श हो गई, मॉडल हो गया और अब इसमें कुछ सुधार का अवकाश नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया बदल रही है। और एल्विन टॉफलर तो कहते हैं कि द चेंजेस विल बी सो फास्ट दैट इफ यू स्लीप इन द नाइट एंड डोंट अपडेट योरसेल्फ इन द मॉर्निंग यू विल बी आउटडेटेड। तो एक स्थगितता, जब आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ जो होता है उसके नीचे कुछ नहीं उग पाता। बरगद का तो पेड़ बहुत बड़ा लगता है मगर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं डेवलप होता है। तो नरेंद्र भाई का कार्यकाल, जहां तक नरेंद्र भाई का कार्यकाल रहा, वही छाए हुए रहे और उसके बाद ये परिस्थिति हुई कि पीछे जो सक्सेशन प्लानिंग होना चाहिए वो हुआ नहीं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पास जो मंत्रिमंडल है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर में आधा से ज्यादा तो कांग्रेस में से आए हुए हैं। तो एक जमाने में कांग्रेस मुक्त गुजरात की, कांग्रेस मुक्त भारत की स्लोगन लेके निकले थे, जो खुद अपने आप में गलत था, क्योंकि लोकशाही में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पार्टी को आप विलुप्त कर दो। मगर ये भारतीय जनता पार्टी अब जो जिस उनका शासन है वो कांग्रेस से आए हुए लोग चलाते हैं,
इनके जी। पास नाम के वास्ते भी कोई ज्यादा लोग रहे नहीं है, क्योंकि हुँ। सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुआ। जी। और नरेंद्र भाई की बरगद की छाया में और कोई पेड़ बड़ा नहीं हुआ। शायद सर यही बड़ा रीजन हुआ था। तो बड़ा होने नहीं दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई नेता अगर बड़ा बनना चाहे तो उसे फौरन दबा दिया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति रही है और हमेशा इसलिए नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री कद के नेता हो, सरप्राइजिंग होते हैं। बहन जी, बरगद की ये प्रकृति है। बरगद अपने नीचे किसी को भी ग्रो करने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि सूर्य प्रकाश वहां तक पहुंचने नहीं देता। जी। तो ये जो प्रकृति है, ये प्रक्रिया गुजरात में चली। तो गुजरात मॉडल के नाम से जो चीजें विख्यात हुई, उसमें काफी ऐसी चीजें थी जो पहले शुरू हो चुकी थी और जिनका फायदा गुजरात को नरेंद्र भाई के शासन दरमियान मिला, जैसे नर्मदा योजना। वो काफी चर्चित हुई, चर्चित रही और खत्म हुई। जब खत्म हुई, करीब करीब उस समय नरेंद्र भाई का शासन शुरू हुआ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नर्मदा योजना नरेंद्र भाई की देन है, नहीं, वो नहीं है। ऐसी कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जैसे गुजरात में मेरे आरोग्य मंत्री के कार्यकाल दरमियान वहां तक 1200 से 1300 लड़के लड़कियां एमबीबीएस की अभ्यास के लिए गुजरात बाहर जाते थे। हमने 15 नई मेडिकल कॉलेज करके ये परिस्थिति को पूरी सुलझा दी और आज गुजरात में मेडिकल एजुकेशन के लिए काफी पर्याप्त, फिजियोथेरेपी करो या एमबीबीएस करो, पीजी करो, सुपर स्पेशलिटी करो, काफी सहूलतें उपलब्ध है। जी। मगर उसको फिर आप अगर गाड़ी लेते हैं, मर्सिडीज ली या रोल्स रॉयस ली, तो उसको मेंटेनेंस तो करना चाहिए। अब ये स्थगित होके आप रख दोगे उसको, तो फिर यही हाल होता है जो अभी आप जो बता रहे थे। तो मैं मानता हूँ कि एक स्थगितता इसलिए आ गई है क्योंकि लोग मान के चलते थे कि हर मर्ज की दवा नरेंद्र भाई है तब तक मोदी है तो सब मुमकिन है, ऐसा ये गुजरात में सब लोग ये भ्रम में थे। मैं भ्रम कहूंगा क्योंकि ये बात सही नहीं है। अब ये भ्रम अब टूट गया है क्योंकि मोदी जी अब कभी भी गुजरात वापस नहीं आने वाले, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन देखिए, गुजरात भ्रम दूर हो गया है, किसी ने किया नहीं है। समय काल जो ऐसी चीज है, काल सबको, इट इज अ ग्रेट लेवलाइजर। तो काल ने ये जितना लंबा चलोगे आप उतनी ज्यादा क्षतियां आपकी सतह पे आएगी। तो और फिर आप उसको एडवर्टाइज करो। मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाता था एक जमाने में, तो हम सिखाते थे कि इफ यू वांट टू फिनिश बैड प्रोडक्ट अर्ली, एडवर्टाइज इट। तो गुजरात मॉडल करके इसको इतना प्रोजेक्ट किया गया कि उसके फेल्योर्स भी उतनी ही ताकत से बाहर आने लगे हैं। जी। गुजरात मॉडल की जो आपने बात की, अब उस पर देश भर में चर्चा हो रही है। ट्विटर पर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी, तीसरी, चौथी पोस्ट ये मिल ही जाएगी कि ये है गुजरात मॉडल की पोल। तो उस तरीके से अब गुजरात मॉडल देश भर में कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है क्योंकि मॉडल वो होता है कि वहां अच्छी शिक्षा हो, वहां अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी रोजगारी हो, लोगों के पास अच्छी कमाई के संसाधन हो, महंगाई कम हो। लेकिन गुजरात में तो ये कहीं भी देखने नहीं मिल रहा है। जब भरूच में वो रेलिंग टूटी थी, छोटी सी कुछ जगह थी और वहां बहुत सारे लोग नौकरी के लिए पहुंच गए, तब यहाँ के रोजगार पर सवाल उठे थे। स्वास्थ्य पर मांडल कांड हुआ, वहां लोगों की आंखें चली गई और यहाँ तो लोगों की जान ही चली गई। सर, स्वास्थ्य में इतना पीछे गुजरात कैसे रह गया? नरेंद्र भाई गए तो गए, लेकिन बाद में उन्होंने क्यों गुजरात पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तो यहाँ सालों से है और गढ़ भी माना जाता है। देखिए, हेरोल्ड जिनिन नाम का एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट थिंकर हो गया। उसका एक स्लोगन है, लार्जर इज द सिस्टम, लार्जर आर द लेयर्स ऑफ इनएफिशिएंसी। और इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि ये सिस्टम डायनेमिक है। इसको एक दफा एक स्तर पे लाके छोड़ दोगे आप, तो अपने आप वो नीचे डिटीरियोरेट होती होती आ जाएगी। तो नरेंद्र भाई के जाने के बाद कुछ तो राम भरोसे चला, कुछ भगवान भरोसे चला और बाकी का सब नरेंद्र भाई के भरोसे चला। तो गुजरात में आज एक अगर नरेंद्र भाई को निकाल दो आप या अमित भाई को निकाल दो, तो गुजरात में एक शख्सियत ऐसी नहीं है जो पूरे गुजरात में एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी है। पहले ऐसा नहीं था। तो मैं मानता हूँ कि ये वजह है कि ये डिटीरिएशन इस वजह से हुआ है।
और फिर आपको वो उसको आप मॉडल बना के पेश करो, तो जी। क्षतियाँ जल्दी बाहर आएगी उसकी, सर एक्सपोज़र गुजरात ज़्यादा में मिलेगा। जी, नेतृत्व शक्ति का अभाव अगर विजय रूपाणी जी की सरकार का कार्यकाल हमने देखी, क्योंकि हमने मोरारजी देसाई की भी देखी है, उसके बाद आनंदीबेन पटेल, आपने भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। क्या बदलाव आया है उस वक़्त के गुजरात में और इस वक़्त के गुजरात में? अब गुजरात का नाम बहुत बड़ा है, शायद उस वक़्त उतनी उम्मीदें नहीं थे लोगों को, लेकिन अब उम्मीदें भी बहुत है, लेकिन उम्मीदों पर खरा सरकार नहीं उतर पा रही है। इतने सालों के जो आपका अनुभव है, क्या कहता है? गुजरात में क्या बदलाव आया उस ज़माने में और आज के ज़माने में? एक दाखिला में मेरे ब्यूरोक्रेट काल का अनुभव का कहूँगा। 80 to 85 माधव सिंह भाई सोलंकी चीफ मिनिस्टर थे, वेरी कॉम्पिटेंट गाय, वेरी वेल रेड पर्सन, और उनके नंबर 2 जो प्लानिंग और फाइनेंस के मिनिस्टर थे वो सनत भाई मेहता थे। जी। अब सनत भाई मेहता वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, तो कभी कुछ कैबिनेट में ऐसी चर्चा हो गई, तो उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी, ये बात इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की है, ये आपके पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, ये टोल्ड चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद कैबिनेट में तो फिर बात खत्म हो गई। फिर कुछ 4-5 लोग माधव सिंह भाई के जो चहेते थे उनके पास गए, बोले सनत मेहता का रेजिग्नेशन ले लेना चाहिए, इनडिसिप्लिन है। तो माधव सिंह भाई ने फुल्ली उनको बोला कि देखो भाई, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में सनत भाई की नॉलेज मेरे से ज्यादा है, वो मैं खुद मानता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और दूसरी बात कि सीनियर है, उनको मर्यादा रखनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं रखी, मर्यादा भंग उन्होंने किया है, मैं नहीं करूंगा। और तीसरी बात, गुजराती में कहावत है कि दूधनी गाय हो तो एनी लात खावी पड़े, यानी अगर जो आपके पास एक से काऊ है कि जो आपको दूध देती है, तो कभी वो लात भी खानी पड़ती है आपको। ये टॉलरेंस था। यही माधव सिंह भाई जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उनके जूनियर, उनके सीनियर थे जसवंत भाई मेहता, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही वाज टिप फॉर बिकमिंग अ चीफ मिनिस्टर। तो हमेशा माधव सिंह भाई कैबिनेट में आ जाए उसके बाद आते थे ताकि खड़ा ना होना पड़े। तो किसी ने फिर ये माधव सिंह भाई के कान पे डाला कि जसवंत भाई आपका इंसल्ट करते हैं, हर रोज देर से आते हैं। तो बोला सीनियर कौन है? बोला जसवंत भाई। तो मर्यादा जसवंत भाई को रखनी चाहिए, वो नहीं रखते तो मैं क्यों उनके मर्यादा भंग को, मैं अच्छा कोई वो गुण नहीं है, मैं इसको इम्बाइब नहीं करूंगा। जी। तो कॉग्निजेंस भी नहीं लिया इन्होंने, ये मैग्नानिमिटी थी। अब ये गलत होगा, मैं खुद मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। केशुभाई पटेल के मंत्रिमंडल में कुछ चर्चा चल रही थी और मैंने, मेरे डिपार्टमेंट से लगत थी, तो मैंने कहा कि नहीं ये सच नहीं है। तो उन्होंने सामने से कहा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है आपको कहने का, पर आप जो कह रहे हैं सच नहीं है। उसको मुद्दा बना के कि ask for my resignation. अच्छा। And without thinking for even few seconds, I wrote it down. मुझे कोई मंत्री बनने से सिंह नहीं लगने वाली थी सर पे। मगर फिर केशु भाई भी नहीं टिक पाए, क्योंकि ये क्षत्रिय आपको कहीं ना कहीं तो तकलीफ में रखती है। तो टॉलरेंस था, पहले टॉलरेंस था, कॉमरेडशिप थी, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का रवैया था, रिवाज था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से और खास करके 2000 के बाद टॉलरेंस नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी से निकल गया। जी। आपका जो भी ओपिनियन है मन में रखो, अगर साहब को नहीं पसंद आएगा तो आपको इसके लिए भुगतना पड़ेगा। ये सब सोचते हैं आज बीजेपी में, वो गलत बात है। इनफैक्ट चाणक्य ने ऐसा कहा है कि राजा को अपनी इर्द गिर्द सच्ची मगर कड़वी बात भी है तो कहने वाले लोग रखने चाहिए। जी बिल्कुल। अब ये सच्ची मगर कड़वी बात सुनने वाले राजा रहे नहीं। तो ये दिक्कत है कि टॉलरेंस नहीं रहा और ये फर्क आ गया है उस वक्त की सरकार और इस वक्त की सरकार में, और इसलिए कोई गलत कुछ कहना ही नहीं चाहता है। अगर अधिकारी गलत है तो सरकार के नेता कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अधिकारी तो अब अपने आप में इतने बड़े होते जा रहे हैं, और अगर अधिकारी गलत है तो नेता भी उन्हें कुछ नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि सबके अधिकारी जो अधिकारी है ना वो तो बड़े शातिर होते हैं जी, वो अरबी घोड़े जैसे हैं, ट्रेन होते हैं, काफी एग्जाम में टफ एग्जाम में से पास होकर सिलेक्ट होते हैं,
जी। डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करके आते हैं, हम्म। तो वो तो समझ लेते हैं कि मिनिस्टर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे उसे मैनेज करना है और कर लेते हैं। हम्म। मगर अगर आप अरबी घोड़ा रखते हो तो उसके ऊपर सवार भी उतना तेज चाहिए। जी। जो मैं देख रहा हूँ, मैंने सरकार को 1973 से देखी है, जी। 73 से 90 तक अधिकारी के हैसियत से 17 साल, जी। और बाकी एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जी। तो पहले के समय में हमारे एक मंत्री जी हुआ करते थे, एक दफा ब्रीफिंग के बाद उन्होंने बोला कि देखो आप लोगों को 58 साल तक काम करना है, तो फाइल पे जो भी आपको ठीक लगे लिखना, जी। मगर उसके ऊपर जब मैं ग्रीन इंक से कोई हुक्म दूं, उसको आपको अमल करना है। मैं आपको ओरली कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ, जी। मगर उसको फिर रीथिंकिंग के लिए सबमिट करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनडिसिप्लिन, जी। सफिशिएंट हिंट थी। दूसरी बात उन्होंने बताया कि देखो भाई, पॉलिटिक्स तो हम अपने अपनों में कर लेंगे, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपके जी। पास चाहे विपक्ष के नेता आए या कोई पब्लिक का आदमी आए, अगर उसकी बात वाजिब है तो वो काम कर देना। हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि विपक्ष के नेता का काम करके। आज तो जी। भारतीय जनता पार्टी में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात में भी 3-4 ग्रुप है, एक के पास जाओ दूसरे का काम नहीं होगा। बिल्कुल। अब तो नेता खुद कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, उस कदर का माहौल अब देखने मिलता है तो सरकार आप में। ये करोगे तो कैसे सुनेंगे? अधिकारी तो बहुत बहुत शार्प होते हैं ये बातें कैचअप कर लेने में। उनको जी। कुछ तकलीफ नहीं होती आपको गेज करने में। जी। तो ये जो अभी की सिस्टम है, ये एक है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरी है कि जी। इंक्लूडिंग आईएएस, हम्म। देयर इज इन जनरल डिटोरिएशन अमंग्स द क्वालिटी ऑफ द पीपल। यस। अब वो कैलिबर के मंत्री नहीं रहे, और वो कैलिबर, माय फर्स्ट बॉस वाज द लास्ट आईसीएस चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात, मिस्टर ललित दलाल। जी। तब से कई आईएएस अधिकारियों का मेरी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफी हिस्सा रहा है, पर उनका कैलिबर जो था वो आज नहीं देख रहा मैं। जी। अच्छा, करप्शन की बात सुनी नहीं जाती, कलेक्टर करप्ट हो तो हम सोच नहीं सकते थे। तो ये सब चीजें जो इन जनरल डिटेरियोरेशन हुआ है, और कार्यकर के नाम पे फिर आपके जो कार्यकर है वो दलाली का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सिस्टम दाखिल की है कि जिले के जो अधिकारी होंगे वो अगर कलेक्टर का काम नहीं करेगा तो बदल दिए जाएंगे। बिल्कुल। तो एवरीबडी इज नाउ इन ए बिजनेस। ये करप्शन ज्यादा बढ़ा है, इसका रीजन यह है, जो काम पहले 50 रुपये में होता था, ये काम 5000 में आज हो ना हो उसका कोई गारंटी नहीं है। जी, जी, जी। और इसीलिए गुजरात में सफर नागरिकों को होना पड़ रहा है। आज मैं जब बात कर रही हूँ डॉक्टर जयनारायण व्यास से, जो सरकार को बहुत करीब से देख चुके हैं, सालों तक सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, अधिकारी के रूप में और बाद में नेता के रूप में, मंत्री के रूप में। सरकार अब पहले जो पॉलिसियां बनाती थी, मतलब वो दौर भी मैंने देखा है जब प्रधानमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका कोई दौरा होता था, 5-6 महीने से पहले से टीम पहुंच जाती थी, वहां की समस्याओं को देखती थी, सुलझाती थी, और उसके बाद 6 महीने बाद प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री जो है नरेंद्र भाई वहां जाते थे और वहां की जो समस्याएं हैं उन्हें देखते और सुलझाते थे। आज ऐसा कुछ नहीं होता है। आज दौरा हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं रह जाती है। ऐसे में सर, पॉलिसी पर मुझे एक सवाल जरूर आता है कि सरकार बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। जैसे तक्षशिला कांड हुआ तो बहुत सारी फायर सेफ्टी की पॉलिसी बना दी गई, वडोदरा में हरणी बोट कांड हुआ तो आपको स्कूल पिकनिक के लिए अलग अलग पॉलिसी बना दी गई, जब राजकोट का गेम जोन हुआ वहां भी बहुत सारी पॉलिसी बना दी गई, परिपत्र का ऐलान सरकार की ओर से कर दिया जाता है, लेकिन बाद में तेरी भी चूप मेरी भी चूप, थोड़े से पैसे लो और सारी चीजों को सेटल कर दो। ये चीजें गुजरात में हो रही है, कैसे अंकुश पाएंगे, कैसे गुजरात के नागरिक अपने आप को सुरक्षित It has gone past all remedies, not only in Gujarat, perhaps in India also. मगर मैं इसके लिए अकेली सरकार को दोषित नहीं गिनता। जी। डेमोक्रेसी का कार्डिनल प्रिंसिपल है, इन ए डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आप ही तो इन लोगों को चुन के भेजते हैं। जी। आप अगर चुनाव के समय पे पैसे लेते हैं, आप इनसे और कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, तो ये इसे ही प्रतिनिधि मिलेंगे आपको।
तो बिल्कुल। मैं ये जो डेमोक्रेसी का अवमूल्यन हो रहा है अभी, इसके लिए सरकार को इतना जिम्मेवार नहीं गिनता जितना इनके जो वोटर्स है जो इनको चुन के भेजते हैं उनको जिम्मेवार गिनता हूँ। जी, जी। बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ा हिस्सा तो नागरिकों का है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे मजबूत पार्ट तो जो है वो वोटर्स है। एक उँगली की जो ताकत दिखाने का मौका जब हमारे पास आता है, हम चूक जाते हैं, हम सवाल पूछना चूक जाते हैं और फिर हम सवाल पूछते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तो किसे वोट करेंगे? सर ये सवाल इतना बड़ा है गुजरात के नागरिकों के लिए कि उसका जवाब गुजरात का नागरिक ढूँढ नहीं पाता है कि क्या मेरे पास जवाब है उसका। हाँ, सर ये जवाब चाहिए You गुजरात के नागरिक go by process of elimination. अगर हुँ। 2 कैंडिडेट है, एक ज्यादा खराब है, एक कम खराब है, तो कम खराब को प्रेफर करिए। जी। By next election, parties will become conscious not to field the candidates who are जी। tainted or who have some or the other problem with them. तो हम अगर उसमें कुछ प्रोसेस करके इनको पसंद करने का एक स्टैंडर्ड बना लेते, कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए कि कोई जी। बलात्कारी है हम वोट नहीं देंगे, कोई गबन करने में पकड़ा गया है वोट नहीं देंगे, कोई गलत काम करता है, दारू बेचता है, वोट नहीं देंगे। जी। मगर अभी क्या हो गया है कि नाउ द वेरियस कास्ट हुँ। हैव रियलाइज्ड दैट नंबर्स आर पावर्स इन डेमोक्रेसी. So it is now caste-based politics, हुँ। which is now ruling the roost in democratic setup. और जी, बिल्कुल। जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, ये हुँ। प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी. So you are not, I don't say that all are bad. There are हुँ, some very good people also. जी, जी। मगर कई ऐसे लोग चुन के आते हैं और हर कास्ट में से आते हैं. ऐसा ये कोई एक कास्ट से खराब लोग आते हैं ऐसा भी नहीं है. जी। तो ये लोगों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है क्योंकि हुँ। आप ये विवेक बुद्धि निरक्षीर विवेक करने की आप अप्लाई नहीं करते और पैसा लेके वोट देते हैं, कास्ट के बेस पर वोट देते हैं और कोई फेवर के बेस पे वोट देते हैं और फिर भुगतो आप. बिल्कुल, जाति और धर्म के नाम पर यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, मुद्दों के बजाय जाति और धर्म पर वोट भी हम जाति और धर्म पर करते हैं। जब हमें कहा जी. जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को खतरा किससे है, ये हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हिंदू खतरे में है। इतना मेजॉरिटी में होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, ये हमारे मन में अगर ठसा दिया जाए और फिर वोट ले लिया जाए कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, तो मुझे लगता है आपको भी जो दिक्कतें हो रही है शायद हम सब उसके हकदार हैं क्योंकि हम वोट करते वक़्त ये सवाल नहीं पूछते हैं। सर बिल्कुल सही 2024 बात. का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें देश भर के साथ-साथ गुजरात में भी लीड जो है भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी घटी है। क्या आने वाले 5 साल में गुजरात में कुछ बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 पहियों के रथ पे चलती है. हुँ। पहला है मैन. हुँ। इनकी जो काडर है, आज भी मैं कह सकता हूँ कि और किसी पार्टी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. जी, वो बिल्कुल। भागते दौड़ते रहते हैं, वोटिंग कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. इट इज रीजनेबली गुड, वेल मोटिवेटेड. सिस्टम है उनके फिर पास मैन, माइक्रो प्लानिंग वाली। हाँ, उसके बाद मनी. हुँ। पैसों की उनके पास कमी नहीं है. जी। तीसरी बात जो है वो मशीन, हुँ। ईवीएम. हुँ। और चौथी जो बात है वो हुँ। इनका मैनेजमेंट. जी। ये 4 पहिए जब तक सबूत है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो राज्य में आप चाहे कुछ भी करो जो हरियाणा में हुआ वही होगा. अच्छा, यानी 5 साल बाद भी गुजरात में कोई बड़े बदलाव आप नहीं देख पा रहे हैं? तो वो हो सकता है. ऐसा हाँ। मैं नहीं मानता, मैं निराशावादी नहीं हूँ. जी। अगर बदलाव होगा तो सबसे पहला गुजरात में होगा. हुँ। ये टाइम भी कुछ गड़बड़े को छोड़ दे, नहीं तो 26 में से 3-4 बैठक तो चली जाती भाजपा के हाथ से और जी। एक ही गई उसकी जगह. हुँ। हुँ। मगर होगा. हर चीज हुँ। का एक मर्यादा होता है. हुँ। उसके बाद कहीं ना कहीं तो कुछ चेंज आ ही जाता है. हुँ। सर टाइम अपने इज ए ग्रेट मॉडरेटर. जी, बिल्कुल, यहाँ एक लाइफ सर्कल होता है और वो सर्कल कहीं न कहीं कोई न कोई वक़्त पर जाकर ज़रूर पूरा होता ही है। सर आप भारतीय जनता पार्टी में सालों तक रहे और उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े। कितना सहमत होते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हुँ। किसी भी पार्टी की, फॉर दैट इवन कम्युनिस्ट ले लीजिए,
फ्रिंज 15% 20% ही फर्क होता है, बाकी तो सब जनसेवा के लिए काम करते हैं। जी तो बिल्कुल। अगर 80% agrees with your objective of serving the people, I left the job at the age of 40 when I was in the grade of the chief secretary. जी So ये एक दिमाग में था, दिल में था कि कुछ अब हमें वापिस देना है। समाज के लिए कुछ कर दिखाना है, देश के लिए हाँ, तो हमारे वो राज्य पार्टी फिर डजंट मैटर, पार्टी मैटर जो अगर आप सत्ताधारी पार्टी में थोड़ा बहुत ज्यादा असर कारक रह सकते हैं, मगर मैं इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को फुल बांट लूंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं ये लास्ट 2 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, मेरा कोई वाजिब काम हो, किसी का रिकमेंडेशन किया हो और मैं गैर वाजिब काम कभी हाथ में नहीं लेता, मैं ना कहता हूँ कि इनकी गलत नहीं होगा, तो हो जाता है काम। जी तो सर, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिस सवाल के साथ मैंने शुरू किया था, खत्म भी हम उसी सवाल पे करेंगे। स्वास्थ्य सर्विसेज गुजरात की जो है, आयुष्मान कार्ड जैसे कार्ड का लाभ लेने के लिए काफी घोटाले होते हैं, ये सब जानते हैं। अस्पतालों द्वारा किए जाते हैं, लोगों द्वारा भी किए जाते हैं। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स ढूंढ ही लिए जाते हैं। अगर मांडल कांड देख लीजिए, वहां पर आंखें लोगों की चली गई, और ख्याति कांड, ऐसे कांड कब तक होते रहेंगे? लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़? हमारी जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो हेल्थ फैसिलिटी है, उसे कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है? क्योंकि सर, आपने इस मंत्रालय में सालों तक बहुत करीब से काम किया है, तो क्या होना चाहिए कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके? पहली बात रिसोर्सेज है जी। शिक्षा और आरोग्य दो में केंद्र सरकार को जो हिस्सा देना है वो बजट का 3%, 2.5% से ज्यादा नहीं होता, हालांकि वो 6-7% देना चाहिए, वो कभी नहीं होता। जी। राज्य सरकार के रिसोर्स रेजिंग पे फाइनेंस कमीशन जो भी सीलिंग डालता है, उसकी एक मर्यादा है। दूसरी मर्यादा केंद्र छलना से जो पैसे ले लेती है वो है, वो दिस मनी कम बाय वे ऑफ सेस और सरचार्ज, बिकॉज वो डिविजिबल फंड नहीं है। तो गुजरात के बजट से ज्यादा पैसे तो केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज से ले लेती है, और टेम्पररी मेजर के रहने के बावजूद वो चलता ही रहता है। फिर तो सरकार जो उसका अधिकार नहीं है केंद्र सरकार का, वो पैसा लेती है मगर राज्य सरकार को देती नहीं। कभी कभी स्क्यूड डेवलपमेंट भी होता है, जैसे केंद्र सरकार पे रिवीजन करती है, तो केंद्र सरकार के नाम से ही आता है कि केंद्र सरकार ने इतना डीए बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का टैक्स में कितना हिस्सा है? मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू पे एज पर द रिवीजन मेड बाय द central government. So if you take the cumulative money going back to the central government by way of income tax and other taxes, they earn much more than what they are giving. Again, the sufferers are state. So problem is that they declare schemes which are not honestly backed up by their share of money. That is first thing. Second thing, अभी एक प्रोपेगेंडा का माहौल बन गया है, कुछ भी हुआ तो आप प्रोपेगेंडा कर दो, जरूरत नहीं है। जैसे गुजरात में बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उनको मेडिकल एड फ्री है, अब ऑटोमेटिकली 80 करोड़ लोगों को तो फ्री मिल जाता है, क्योंकि 5 किलो गेहूं वाले जो है उनके जो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है वो तो बीपीएल को ले हैं। फिर 18 इयर्स एज तक जो अगर विद्यार्थी हैं आप, तो शाला आरोग्य कार्यक्रम में फ्री है, वो कोई कार्ड जरूरी नहीं है, यू विल नॉट बी चार्ज फॉर दैट, इवन अप टू बोन मैरो ट्रांसप्लांट दे आर कवर्ड अंडर द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। अब ये जो बाकी की जो रही कार्ड बार निकलवाना है, सब छलना है। उसके एजेंट्स होते हैं कई जगह वो कार्ड चलाने वाले भी एजेंट होते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मैंने ऐसे देखे हैं जो पूछेंगे कि आपका आरोग्य बीमा है कितने का है, तो आपका बिल उतना तक बना देंगे, चाहे कितनी भी छोटी बीमारी हो। तो ये दिस इज अ मार्केट ऑफ शॉर्टेजेस। जो हेल्थ का जो प्रश्न है, एजुकेशन का जो प्रश्न है, एजुकेशन में एक प्राइवेट सेक्टर है विच इज बिकमिंग ए डिविजिव सेक्टर। एक लोग जो वहां पढ़ते हैं, एक लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, दैट इटसेल्फ इज इनइक्वालिटी क्रिएटर।
सिर्फ पैसे एक इनइक्वालिटी क्रिएट नहीं करते हैं, हालांकि 10% ऑफ द पीपल ओन 90% ऑफ द वेल्थ, बट सिमिलरली एग्रीकल्चर 98% ऑफ द फार्म पार्सल्स आर बिलोंगिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो इनइक्वालिटीज हम हमारे पॉलिसीज की वजह से हम खड़ी कर देते हैं, वो भी काफी हद तक पैसे वालों को ज्यादा पैसे वाले बनाने में और जो हैव नॉट्स है उनको वही कैटेगरी में रखने के लिए कारणभूत। तो आज हमने काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। डॉक्टर जयनारायण व्यास हमारे साथ जुड़े थे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर की कि गुजरात के नागरिकों को समझ आए कि आखिरकार हो क्या रहा है और आखिरकार होना क्या चाहिए। मुझे लग रहा है इस तरह की चर्चा होती रहनी चाहिए आने वाले जो भी वक्त है। नागरिक अगर जागरूक होंगे, सवाल पूछेंगे, तो सरकार को उसके जवाब देने पड़ेंगे और सरकार को सिस्टम को सुचारू करना पड़ेगा। जी धन्यवाद, आपके शो में हाजिर होकर काफी आनंद हुआ, और मुद्दे भी आपने ऐसे उठाए हैं जो पूरे देश के पॉलिसी मेकर्स के लिए मायने रखते हैं। तो धन्यवाद आपको। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ आपके लिए हम करते हैं। बहुत जरूरी है कि आप ये सारी बातों को जानें, समझें और आसपास में सबको बताएं। खासकर बच्चों को ये एजुकेशन जरूर दे, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन हमारे देश में नहीं दिया जाता है। हमारे देश में किसे वोट करना है, कौन सी पार्टी अच्छी है, उनकी विचारधारा क्या है, ये बच्चों को नहीं समझाया जाता है। तो ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर हम सिस्टम पर सवाल उठाएं तो शायद लाजमी होगा। पहले हम खुद अवेयर हों। आज डॉक्टर जयनारायण व्यास सर से हमने बात की कि गुजरात में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। आप वीएनएम टीवी पर हमें देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, आप फेसबुक पर भी हमें शेयर कर लीजिए ताकि ये सारी बातें हम पहुंचा सके। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા, or call 982531 11157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing.
so grand and so beautiful. Best વાતા અપાર્ટમેન્ટ્સ ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બાલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। यूं तो दुनिया में कई सारी कलाएं हैं, लेकिन एक कला ऐसी है जो आपको सुकून तो देती है, लेकिन साथ ही आपको किसी अलग दुनिया में लेकिन इसके साथ ही वो आपको किसी और दुनिया में ले जाती है। जी हाँ, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ की जानी मानी सिंगर श्रद्धा मंडल। जो श्रद्धा मंडल है वो अब तक 150 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी सॉन्ग गा चुकी है और हिंदी के साथ साथ वो छत्तीसगढ़ी, बंगाली, महाराष्ट्रियन जैसे कई लैंग्वेजेस में गाना भी गाती हैं। और सबसे पहले मैं श्रद्धा को अपने VNM में इनवाइट करूंगी। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। श्रद्धा, सबसे पहले आपको एक गॉड गिफ्ट मिला है, तो एक गाने से स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिल्कुल, जरूर। एक बहुत ही हिट सॉन्ग रहा है मेरा खुद का गाया हुआ छत्तीसगढ़ी, उसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ। बिन पानी मछली के जैसे तड़पे है मोरे अंग अंग, बिन तोरे जिंदगी जो ही बन जाही ना उलझन, आके थाम लेते मोर बैया, मैं मान ले हो तोला सैया, झन देवे दगा तोला हावे कसम, तुर नाव की मेहंदी रचाहूं सनम, चल बांध लेते हाँ बंधना, ऐसे तो मोर मन हा तोर ना, ऐसे तो मोर मन जो ही तोर होगे ना, ऐसे मैं कहूँ मुला प्यार होगे ना, आज मैं कहूँ मुला प्यार होगे ना। बहुत ही सुंदर गीत श्रद्धा, पूरा छत्तीसगढ़ आपकी आवाज पर थिरकता है। जो श्रद्धा के सुरों में जो पावर है वो शायद और किसी में नहीं। श्रद्धा, हर किसी की एक जर्नी होती है, आपकी उतनी ज्यादा एज भी नहीं है, लेकिन आप आज उस मुकाम पे पहुंच गई हैं जो शायद अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपने संगीत की दुनिया में कदम कैसे रखा, कैसे इंटरेस्ट आया आपको? शुरुआती दौर की बात किया जाए तो लगभग 5-6 साल पहले से ही या बचपन से ही बोला जाए कि घर पे गाने वगैरह पुराने लता जी, आशा जी, किशोर कुमार, इन सब के और भी कई ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स रहे, इनके गाने चलते ही थे, तो बहुत अच्छा लगता था, सुनती थी यूं ही। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अखियों के झरोखे से, ऐसा एक गाना है जो सभी सुने हुए हैं, उस गाने को सुनी और ए मेरे वतन के लोगों, ये 2 ऐसे गाने हैं जिससे मैं शुरुआत की, बस उसको सुनी और क्यों ही बड़ा मन किया गुनगुनाने का, मैंने गुनगुनाना शुरू किया। उसके बाद ऐसा था कि पापा के ऑफिस का एक इवेंट था, उस पे मैंने गाया वहां पे, तो सबको बहुत पसंद आया। तो फिर वहां से फिर मुझे समझ आया कि हाँ मैं भी गा सकती हूँ। उसके बाद मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मतलब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मेरा रहना होता है, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ होली नर्सरी इंग्लिश मीडियम में, तो वहां पे मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर श्री तपन मजुमदार जी,
तो उनसे मैंने शुरुआत किया सीखना। संगीत का जो मेरा शुरुआत हुआ फिर उनसे हुआ। इसके पहले वैसे मम्मी से ही मैं घर पे सीखती थी, क्योंकि मम्मी विशारद की हुई हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से। तो ऐसा है कि घर से ही एक माहौल था कि संगीत सुनना और गाना। तो बस 15 साल की उम्र से मैंने गाना गाना शुरू किया। इसके बाद कई ऐसे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स थे, मैंने उसको अटेंड किया और कई जगह पे फर्स्ट आया, कई जगह पे सेकंड। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ रैंक्स लग जाते थे और हर कोई पसंद किया गाना। तो उसके बाद फिर मैं विधिवत इसका कोर्स, मतलब जो संगीत की शिक्षा है उसको लेना शुरू की। और मेरी भी जो शिक्षा चल रही है वो खैरागढ़ विश्वविद्यालय जो है इंदिरा कला, वहां से ही हो रही है। और अभी मैं जिनसे सीख रही हूँ वो डॉक्टर विप्लव चक्रवर्ती और डॉक्टर ममता चक्रवर्ती मैम है। और अलग से भी मैं सीखती हूँ डॉक्टर गौरव पाठक जी से। तो बस ऐसा है कि अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एज अ वोकलिस्ट। मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पीजी कर रही हूँ अभी। हम आपको बता दें कि श्रद्धा और मेरी मुलाकात भी ऐसे ही कंपटीशन में हुई थी, तब से मैं श्रद्धा जी को जान रही हूँ और काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे उस टाइम से ही। जी, जी। श्रद्धा, आपने बताया आप बहुत सारे छत्तीसगढ़ी गीत गा चुकी हैं। तो जो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हुई, फर्स्ट ब्रेक कौन-सा था आपका? फर्स्ट ब्रेक ऐसा रहा, उसका भी मेन रीजन यही था कि मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स अटेंड करती थी। तो बिलासपुर में आपको भी पता ही है कि बिलासपुर कार्निवल यहाँ पे होता है, बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो वहां पे भी मैंने हिस्सा लिया था। तो वहां से ऐसे था कि लिंक डेवलप हुआ। तो एक भैया है, उन्होंने कहा कि किसी को कहा, उन्होंने डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर, वहां से मेरा शुरू हुआ। और पहला ही मेरे को ब्रेक मिला छत्तीसगढ़ी फिल्म में, अंगार मूवी का नाम था। और मैं वहां पे अपना पहला छत्तीसगढ़ी डेब्यू सॉन्ग की, बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो और जो आज भी चल रही है और फिल्मों में मेरा आवाज सब पसंद करते हैं। और एल्बम्स तो बहुत सारे ही एल्बम्स है जो लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और डेफिनेटली यूट्यूब में आप सर्च करेंगे श्रद्धा मंडल तो बिल्कुल सुनने को मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ और अधिकतर मैं आपके सॉन्ग सुनते रहती हूँ। अलग-अलग लैंग्वेजेस में अलग-अलग चीज़ें मुझे सुनने मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धा, सबका फर्स्ट सॉन्ग बहुत यादगार होता है, आपका भी बहुत यादगार रहा होगा। तो उस गाने की चंद लाइनें क्या आप हमें सुना सकती हैं? जी, जी। जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं आपको सुनाती हूँ। लिख दे हो जिंदगी तोरना, गुइया रे गुइया, गुइया रे गुइया, ए मोर गुइया, गुइया रे गुइया। बहुत शानदार। श्रद्धा, आप गज़लें बहुत अच्छी गाते हैं। तो जी। क्यों ना गज़ल भी हो जाए, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी गज़लें, आपके बहुत सारे नगमे सुने हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैं वडोदरा में हूँ, आप छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन मैं आपको सुनती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएँ। जी, बिल्कुल। तुमको देखा तो ये ख़याल आया, तुमको देखा तो ये ख़याल आया, ज़िंदगी धो तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख़याल आया। बहुत ही शानदार। श्रद्धा, हर किसी की एक प्रेरणा होती है और आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी मदर थी, आप उनसे सीखती थी। तो आपकी प्रेरणा और कौन-कौन रहा है? मेरी प्रेरणा तो सबसे पहले मम्मी को गाते हुए सुनती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद मेरी आदत रही है, मेरी आज भी आदत है और रहेगी कि जो भी मुझे अच्छा लगता है सुनना,
वो कोई भी हो सकता है, मैं किसी को भी सुनकर प्रेरित हो जाती हूँ अगर वो बहुत बेहतर कुछ प्रदर्शित करते हैं, गायकी जिनकी बड़ी अच्छी रहती है। तो ऐसे पुराने अगर देखा जाए तो लेजेंडरी सिंगर्स हम सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मैं इंस्पायर हूँ तो लता मंगेशकर जी से हूँ, क्योंकि उनके हर एक गानों में ही एक-एक शब्द में ऐसी हरकतें रहती हैं, जिनको अगर लोग आम तौर पर अगर सीखें या उसी को ही सुनकर गाने की कोशिश करें, तो अपनी गायकी में बहुत सारी चीज़ों को उभार सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को ला सकते हैं, जो कि एज़ अ प्लेबैक सिंगर बहुत ज़रूरी होता है। तो लता मंगेशकर जी हैं, श्रेया घोषाल है, गज़लों में बेहद उम्दा गाती हैं, बेगम अख्तर जी, ये सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ। और वैसे ही अगर मेल सिंगर्स में जाया जाए तो मुझे किशोर दा बहुत अच्छे लगते हैं, किशोर कुमार जी बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत ही अगर नए अगर दौर को देखा जाए तो अभी विशाल मिश्रा भी बहुत अच्छे लगते हैं, अरिजीत सिंह हैं, ऐसे कई ऐसे सिंगर्स हैं, मैं ऐसे नाम नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मुझे रैंडमली बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है कि अब कभी किसी का गाना, कभी किसी और का गाना, और मुझे लैंग्वेजेस भी पसंद आती हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ छत्तीसगढ़ी गा रही हूँ। कोई भी लैंग्वेज का अगर सॉन्ग है तो मुझे अगर पसंद आ रहा है तो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको गा पाऊँ या गाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, आप अपने लैंग्वेज का ज़िक्र किया है, तो एक और गाना सुनेंगे आपसे किसी और लैंग्वेज में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक मराठी गाना आप सभी को सुनाती हूँ। जी। अधीर मन धारी, मधुर घनघारी, धुक्यात तुम्ही नभाते सख्या सरी सुरेल स्वरे अधीर मन धारी। बहुत ही शानदार। श्रद्धा, आपकी जो जर्नी है हमने वो तो जान ली, लेकिन जो दूर से चीज़ें होती हैं वो तो सबको अच्छी लगती हैं, सब आपको फ़ॉलो करते होंगे, बच्चे हो चाहे बड़े हो कि श्रद्धा मंडल इतना अच्छा गाती है, हमें भी वैसा बनना है। लेकिन शायद किसी को ये नहीं पता होगा कि इस जर्नी में चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। तो आपकी इस जर्नी में कौन-कौन से चैलेंजेस आए? चैलेंजेस आए, ऐसा है कि क्या बताएँ, सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, इंडस्ट्री पे मैं कैसे एंटर करूँ? या मुझसे भी सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि अगर मुझे गाना है, तो मैं अपने करियर को किस तरह से देखूँ? क्योंकि कोई भी सिर्फ़ गाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको इनकम भी चाहिए उस चीज़ से। तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि हम अपने आप को कैसे हमारा नाम लोगों तक जाए, या हम किस तरह से पॉपुलर हो सके लोगों के बीच में, या जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस स्टेट में कैसे हम इस इंडस्ट्री पे कदम कैसे रखें। तो सबसे पहली चैलेंज तो मेरे लिए यही थी कि मैं क्या करूँ? क्योंकि बिल्कुल दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है, क्योंकि हम हमेशा तो कॉम्पिटिशन्स अटेंड नहीं कर सकते। एक एक जगह चाहिए होता है कि हमको अब ऐसा करना है। तो ये रहा कि ये सबसे बड़ा चैलेंज था, जो अभी तो ऐसा है कि इंडस्ट्री में सभी जान रहे हैं, स्टेट में सबका प्यार मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश आस-पास के भी, इधर-उधर के भी गाने गाने की है, मतलब उड़िया गाने गाने की, या हमारे बिहार तरफ के जो गाने होते हैं, या हमारे स्टेट से लगे हुए जितने भी स्टेट है, तो अब मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ के भी गाने गा पाऊँ। तो ये मेरा अभी प्रेज़ेंट चैलेंज होगा। इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको, और हम चाहते हैं कि आप गुजराती इंडस्ट्री में भी ट्राई करें, यहाँ की इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। जी, जी। श्रद्धा, जो आप का सिंगर वैसे तो हर ज़ोनर का गाना गाता है और उसे पसंद भी आता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फ़ेवरेट ज़ोनर कौन-सा है, तो आप क्या बोलेंगे? ओके, मेरा फ़ेवरेट ज़ोनर कौन-सा है? ऑब्वियस सी बात है कि मैं जो गा रही हूँ, मुझे वो मेरे टाइप के ज़ोनर बहुत पसंद आते हैं। उसमें सॉफ्ट रोमांटिक गाने,
सैड वर्जन्स या ऐसे गाने जो सुनने में बहुत मधुर लगते हैं और हर टाइम हर वक्त हम दिन में उठे रात में सोए या दोपहर दिन हमेशा ऐसे गाने जो मुझे सुनने अच्छे लगते हैं, मधुर होते हैं, वैसे गाने मैं सुनना पसंद करती हूँ क्योंकि जनरली डांस बीट वाले फास्ट सॉन्ग्स हम हर वक्त नहीं सुन सकते। बट कुछ ऐसे चुनिंदे सॉन्ग्स हैं जो मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट है। बट अगर मेरा पसंद आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं ये बोलूँगी कि मुझे सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मैं उसको कभी भी सुन सकती हूँ, कभी भी गा सकती हूँ, ये रीज़न है। तो आपकी आवाज़ में हम भी सुनना चाहेंगे आपका फेवरेट जोनर। केसरिया बावरी बोलो गरे बावरी बोलो केसरिया बहुत ही सुरीला। श्रद्धा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पहले के गाने थे वो आपको भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है और हमारी जनरेशन, लेकिन थोड़ा टीन एज देखा जाए जिसे जेन ज़ी कहते हैं, उन्हें आजकल कुछ डिफरेंट ही पसंद आ रहा है। मतलब पहले तो लिरिक्स, आजकल के जो गाने के लिरिक्स हैं वो कहीं से कनेक्टिविटी बैठती नहीं है और उसके मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो जो आज की इंडस्ट्री, उसके बारे में आप क्या मानती हैं? आज की इंडस्ट्री के बारे में ऐसा है कि बहुत से ऐसे गाने हैं जो थोड़े से आई थिंक लिरिक्स उसके थोड़े अलग, थोड़े अजीब से हो जाते हैं। बट अगर 100% में आप देखिए तो 95 से लेकर 96% ऐसे गाने बन रहे हैं जो अच्छे हैं, जो सुन सकते हैं, टीनेजर्स सुन रहे हैं, लिरिक्स अच्छे हैं, धुन अच्छा है, कंपोजिशंस अच्छे हैं। कुछ एक गाने हैं जो शायद अच्छे नहीं लगते सुनने में और वो आई थिंक ये बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं, चलता भी है ऐसा गाना। वो एक टेस्ट होता है कि लोग कैसा पसंद करते हैं, हर किसी का अपना पसंद होता है। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग वो पसंद करते हैं जो मार्केट में अभी चल रहा है और जो चल रहा है वो अच्छा ही चलता है। आजकल भी अच्छे कंपोजिशंस हो रहे हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे-अच्छे बन रहे हैं और मुझे तो पसंद आता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बनते हैं थोड़े अजीब से, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब उसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। तो आपकी आगे की प्लानिंग्स क्या हैं? आपने अभी तक काफ़ी अच्छा अपना जो फ्यूचर है वो छत्तीसगढ़ में आपने पहचान बनाई है और आगे का क्या ड्रीम है आपका? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अगर एजुकेशन की तरफ बात करूँ मैं, तो मेरा अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स एज़ अ वोकलिस्ट। मास्टर्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ इस पे ही, म्यूज़िक में ही। तो ये मेरा एजुकेशन की तरफ अगर फ़ोकस बताएँगे तो ये है और इसके अलावा अगर एज़ अ सिंगर आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं यही चाहूँगी कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ और लाइव परफॉर्मेंस पे पूरी फ़ोकस्ड रहूँ। जी। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट। लास्ट, आप अपने जो आपके फैन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं हमेशा से ही यही बोलती हूँ कि उनकी वजह से ही मैं हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ को इतना प्यार मिलता है, इतना व्यूज़ मिलता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की वजह से है। छत्तीसगढ़ और इसके बाहर भी मेरे कई ऐसे लाइव शोज़ होते हैं और हर शो में लोगों का इतना कनेक्टिविटी रहता है मेरे साथ, लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलता है मुझे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी तरफ से प्यार मिल रहा है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने हर स्टेप को बखूबी पूरी जस्टिफाई के साथ निभा निभा पाऊँ और ऐसे ही अच्छे-अच्छे गाने, प्यारे-प्यारे गाने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवा कर या रिकॉर्ड करके मूवीज़ हो चाहे एल्बम के माध्यम से उनके उनके तक पहुँचा पाऊँ और उनका प्यार मेरे लिए बने रहे और आपके चैनल के लिए भी। ये आपका मैसेज सुन के आपके फैन्स को बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप उनके बारे में इतना सोचती हैं।
श्रद्धा, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लास्ट में एक और गाना हो जाए तो दिन बन जाएगा आज का। चलिए बिल्कुल, मैं आपको वो गाना सुनाने जा रही हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, जिसे मैंने ही गाया है और इस गाने की खास बात ये रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप भी जानते हैं कि मोर छैया भुइयां 2 अभी रिलीज हुआ था, जिसका फर्स्ट पार्ट अपने आप में बहुत ही फेमस रहा है। लोगों को वेट था कि इसका अगला पार्ट कब आएगा। डायरेक्टर इनके सतीश जैन सर है और जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। काफी एक्सपीरियंसेस रहे हैं स्टूडियो के और बहुत मजा आया। तो इस मूवी का जो अभी सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है मोर छैया भुइयां 2 का, एक गाना जिसे मैंने सुनील सोनी जी के साथ गाया है, आप सभी को सुनाती हूँ। मोर जिया धड़क धड़क जाए जब नैना चार हो जाए, जब नैना चार हो जाए, दिल के आर पार हो जाए, दिल के आर पार हो जाए, झुकी झुकी हाय रे हाय जाही धीरे देके तरी भेद खोल था बिना तुर सुरता सताए संगी मूला नींद नहीं आई रात रात मन डोल था बिना डोल था बिना डोल था बिना। बहुत ही सुरीला। श्रद्धा, आपको सुन के तो बहुत ही मजा आ गया। आपकी आवाज में सच में वो जादू है जो मुझे तो दूसरी दुनिया में ले जाती है। श्रद्धा, एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे। हमने स्टूडियो के बारे में बताया तो सबकी आप बहुत सारे गाने गाए हैं, आपके बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होंगे, लेकिन कोई ऐसा गाना है जिसके साथ आपकी कुछ अच्छी सी यादें जुड़ गई हो जो आप रिमूव नहीं कर सकते? ऐसी कोई आपके पास कोई ऐसा याद है आपके पास? ऐसा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अगर मेरा पूछ रहे हैं आप तो ये रहा है कि मैं एक मूवी के लिए रिकॉर्डिंग के लिए गई थी और वहाँ पे मेरा मतलब रिकॉर्ड होने वाला था। मैं जाने वाली थी स्टूडियो पे, बस उस वक्त अलका चंद्राकर जी आई। सभी जानते हैं अलका चंद्राकर जी आई और वो बस आई हैं और उनका रिकॉर्ड होने वाला था, फिर उनका हुआ और मेरा बाद में हुआ। तो इसके पहले भी मैं 1-2 मूवीज में गाई और एल्बम्स मेरे चल ही रहे थे, पर उनके आने से, उनकी रिकॉर्डिंग करने के तरीके से मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैं आज भी अपने साथ रखी और वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको देखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि वो जैसे ही स्टूडियो में आई, वो 1-1.5 घंटे में प्रॉपर रिकॉर्ड करके पैकअप करके चली गई और उनका वॉइस थ्रो इतना अच्छा था। मैं बता नहीं सकती कि कितनी जल्दी उनका रिकॉर्ड एंड हुआ और उस स्टूडियो में साथ में सुनील सोनी जी भी थे। तो इनके कोऑर्डिनेशन को देख के मुझे समझ आया कि कितना फास्ट हमको किसी चीज को याद करना है और गाना है और अपना 100% बस 1-1.5 घंटे में करके निकलना है। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे हम ज्यादा टाइम नहीं लॉस कर सकते कि हम बैठे हैं और बस कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो प्रोफेशन वर्ड का ही मतलब होता है कि आप उस चीज को कितनी मतलब एक्यूरेसी के साथ करके निकल आए, आप उस काम को कितना जस्टिफाई करें। तो मुझे उस दिन से ये समझ आया कि टाइम लॉस नहीं करना है, अपने आप में इतनी तैयारी होनी चाहिए कि हमको लिरिक्स कंपोजिशन दिया जा रहा है तो हम उसको तुरंत लें और तुरंत उसको डिलीवर करें और चीजें फटाफट हो जाए और उतनी क्लैरिटी और उतनी जस्टिफिकेशन के साथ। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद कंपोजिशंस हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं सुनील सोनी जी की कंपोजिशन गाई तो कहीं पे रोशन वैष्णव जी की कंपोजिशन है, कहीं पे ऋषिराज पांडे के, कई ऐसे कंपोजर्स है। तो सबके अलग अलग होते हैं और अलग अलग हरकतें जो है गले की, जैसे मोरकियां गमा की, वो जो गाने पे लगते हैं तो हर किसी के अलग होते हैं। तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करके मुझे ये फील हुआ कि इनके कंपोजिशन ऐसे हैं, इनका ऐसा है, इसमें ऐसा काम होना चाहिए और इनके में ऐसा। तो ये अलग अलग लोगों के साथ जब काम किया मैंने, तो मुझे पता चला कि अच्छा कैसे अलग अलग सोच विचार एक दूसरे से मिलकर कुछ एक अच्छी चीजें बन के तैयार होती है और फिर मार्केट में आती है।
ऐसे कई छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस है जो मेरे को मिलता रहा है। अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग की बात की, तो एक्चुअल में रिकॉर्डिंग का आपका प्रोसीजर क्या रहता है? कितना वक़्त लगता है और क्या आपको पहले से ऐसा बताया जाता है कि आप प्रैक्टिस करके जाएँ वहाँ पे? ऐसा होता नहीं है कि हमको सारे चीज़ें मिल जाती हैं, बस एक फ़ोन कॉल आता है। ये मेरे ऊपर रहता है कि मैं इसको हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। तो अच्छा प्रोजेक्ट्स रहता है तो मैं बिल्कुल हाँ ही बोलती हूँ। और ऐसा रहता है कि हमको कॉल आता है, डेट फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, स्टूडियो फिक्स होता है और हम बस वहाँ जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और हम वहाँ बैठते हैं, तभी हमको पता चलता है कि म्यूज़िक क्या है, कंपोज़िशन क्या है, लिरिक्स क्या है। कुछ भी पहले से नहीं पता रहता और वो जैसे ही पता चलता है तो 1 डेढ़ घंटे में हमको वो गा के, सीख के, गा के, रिकॉर्ड करके पैकअप करना पड़ता है। ऐसा है। बहुत कम वक़्त मिलता है और उस कम वक़्त में आपको इतना प्रोफ़ेशनली अपना देना पड़ता है, अपना 100%, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता होगा। जी, जी, जी। ऐसा है कि बहुत मज़ा आता है लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो या मूवी के शूट्स हो, या जैसे आप लोग भी एक साथ काम कर रहे हैं, काम कोई भी हो अगर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक हो, अपने पसंद का हो, तो वो जो एक सराउंड मिलता है लोगों का, अपने जैसे सोच-विचार और अपने जैसे लोगों का, तो बड़ा मज़ा आता है कि हम साथ में काम कर रहे हैं। तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय ध्यान में रख के काम करती हूँ मैं। ये बहुत सही बोला आपने और हमें वक़्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अ, हमारी थैंक ब्लेसिंग्स है यू। आपके साथ कि आपके जो भी ड्रीम्स हो वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएँ और आप छत्तीसगढ़ के साथ-साथ और भी स्टेट में और ख़ास करके हमारे गुजरात स्टेट में ज़रूर आएँ, मैं भी आशा बिल्कुल, करूँगी। बिल्कुल। जी, जी। और बिल्कुल, आप लोग याद करेंगी तो गुजरात तक भी पहुँच जाऊँगी। बिल्कुल, कभी आना हुआ तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थी छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला श्रद्धा मंडल, जिन्होंने अपनी सुरों के जादू से पूरे छत्तीसगढ़ को दीवाना बना दिया। और हमारे वीएनएम टीवी पर उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, जो शायद आपको कहीं न कहीं प्रेरित करेगी कि आप भी ऐसे सिंगर बन सकते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़े प्रोफेशनलिज़्म की और आपके जो सारे सपने हैं वो सच होंगे। और श्रद्धा मंडल की तरह हमारी आशा है कि आप भी जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से कीजिए क्योंकि सब काम अपनी-अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट होता है और आप जितने अच्छे से अपना काम इंटरेस्ट लेकर करेंगे और उतना ही अच्छा वो रिज़ल्ट देगा। तो ऐसे ही वीएनएम टीवी पर हर कलाकार को स्टेज देने के लिए वीएनएम हमेशा आगे रहता है और जो कलाकारों की जो कला है उसे उभारने के लिए वीएनएम हमेशा तत्पर रहता है और ऐसे ही कलाओं से जुड़ने के लिए वीएनएम टीवी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।